हाय एवरीवन, दिस इज शुभम। और आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th के मैथ के बारे में। ठीक है, किस प्रकार से और कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आपका 12th का मैथ जो है 5 to 6 मंथ में पूरा का पूरा कवर हो जाए और आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। ठीक है, मैक्सिमम आपका मार्क्स आ सके, जितना भी आपने 95 प्लस 97 प्लस जितना भी आपने सोचा होगा। ठीक है, अब यार मैथ्स में होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से और सब्जेक्ट्स होते हैं उसी प्रकार से मैथ्स को भी करना होता है। ये बिल्कुल ही गलत लॉजिक है। ठीक है, मैथ्स क्या होता है ना, आपको प्रैक्टिस मांगता है। जितना आप ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करने वाले हैं उतना आपका मार्क्स जो है और बढ़ेगा। ठीक है, अब यार एंड टाइम में क्या होता है, लोग जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम मैथ्स को एंड टाइम में रख लेते हैं और बाद में पढ़ के काम हो जाएगा, एक हफ्ते में पढ़ लेंगे या फिर एक महीने में पढ़ लेंगे, इस प्रकार से वो सोचते हैं। अगर आपकी, मैं बिलीव मी, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और वो प्रैक्टिस कब होगी? एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम से कई दिनों पहले, प्री बोर्ड से पहले। ठीक है, बोर्ड से पहले तो आपको बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके प्रैक्टिस करके आपको एनसीईआरटी रट डालनी है। बेसिकली रटने का मतलब है कि आपको लगभग 3 से 4 बार एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। और मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पर नए हो यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको क्लास 10th, क्लास 12th, IIT JEE नीट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी है। पहले हम लोग यार देखेंगे कि क्या कुछ सिलेबस में चेंज है और कैसे आपको पूरा का पूरा प्रोसीड करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, कौन सा PYQ सॉल्व करना है, किस प्रकार से आगे चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो मैथ्स में सबसे पहली जो प्रो टिप है वो है यार, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करना है। ठीक है, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी वाइज एकदम हाई रखना है, एनसीईआरटी को सबसे ऊपर स्थान देना है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी सबसे ऊपर रखना है, उसको आपको करना ही करना है। और बेसिकली मैं कुछ फंडे आपको एंड में बता दूंगा। ठीक है, बेसिकली मैं जब भी एग्ज़ाम पास में आता है, ठीक है, तो मैंने शायद पिछले साल केवल टर्म 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया था, जो कि बहुत ही मतलब जो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके जिनको आप मार्क कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एनसीईआरटी का जो भी है 7.1 मान लीजिए कर रहे हैं, 7.2 कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। और नहीं तो मैं एग्जाम टाइम में आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी बताया था और केवल टर्म 2 के लिए शायद बताया था, तो उसमें काफ़ी जो क्वेश्चन थे वो डिट्टो मैच कर गए थे। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं खासकर जो मिसलेनियस में होते हैं और मिसलेनियस के अलावा एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि उठ के डायरेक्ट आपका जो वैल्यू भी नहीं चेंज होती है वो पेपर में आ जाता है। अब यार हम लोग यहाँ पेपर की बात करेंगे कि आपका जो CBSE का पेपर होता है ना वो किस प्रकार से डिज़ाइन होता है। अब यार CBSE का पेपर एकदम हलवा तो होता नहीं। ठीक है, जो भी बच्चे मतलब सोचते होंगे एकदम हलवा है, तो हलवा होता है तो यार सारे बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 आता है। ठीक है, अब हलवा नहीं होता क्या, मतलब सबसे बहुत ज़्यादा टफ होता है क्या? टफ भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा रखा जाता है अगर बहुत ज़्यादा टफ हो गया तो भाई सबका फिर कंपार्टमेंट लगने वाला है। तो उन लोग ऐसा भी नहीं रखते हैं कि सबका कंपार्टमेंट लग जाए। अब होता क्या है कि कुछ उसमें क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो कि ये डिसाइड करता है कि जो 100 आउट ऑफ 100 पाने वाला है ना वो बंदा कर देगा। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि जो एवरेज बच्चे होते हैं जिनको कि हाँ ये पासिंग मार्क्स है, इसको क्रॉस कर जाए, ऐसे क्वेश्चन कुछ रखे जाते हैं। ठीक है, जिससे कि सबको एवरेज मार्क्स मिल जाए और पास कर जाए। ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो आपका जो एनसीईआरटी होता है, बेसिकली एनसीईआरटी से आपका 95 to 96% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होगा, डिजिट भी सेम आ जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होगा कि थोड़ा सा डिजिट बदल दिया जाएगा। ठीक है, बट आपको एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा मोटा मोटी मानना ये है कि आप पहले एनसीईआरटी पे डेफिनेटली फोकस करना है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा आपको बेसिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए, बट आपको एनसीईआरटी, ठीक है, अब जैसे ही आपका एनसीईआरटी हो जा रहा है किसी पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है, तो आप उसका RD शर्मा उठा लीजिए, RD शर्मा। ठीक है, अगर आपका मन हो तो। ठीक है, बाकी उसके अलावा आपको क्या करना है, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी PYQs। ठीक है, PYQs अगर आप नहीं करके जाओगे
तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट, PYQs को करके ही जाना है। NCERT और PYQs ये दो चीज़ अगर आपके करके चले जा रहे हैं, हर चैप्टर का NCERT, PYQs और जो मिसलिनियस और एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करना ही करना है किसी भी कीमत पे, तब आपका 95 97 प्लस मार्क्स आने वाला है, ठीक है। और अगर आप इनको नहीं करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका मार्क्स नहीं आने वाला है, क्योंकि फिर आप वही एवरेज रह जाएंगे, क्योंकि एवरेज जितना आप करके जाएंगे उतना आपको मार्क्स मिल जाएगा, जो कि एक हफ्ते या फिर एक हफ्ते एक महीने में आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर एवरेज रहना है, जिस प्रकार से आपके प्रीवियस मार्क्स आते रहे हैं 80 नंबर जो है 100 आउट ऑफ 80 या फिर 70 60 जिस प्रकार से मार्क्स आते रहे, अगर इसी प्रकार से मार्क्स लाने हैं तब आप फिर से वही गलती करके चले जाइए। अगर आपको इस बार कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करना है, ठीक है, कुछ डिफरेंट करना है पिछली बार से, जो भी आपके 10 9 10 जहाँ भी जितने भी मार्क्स आए हुए हैं उससे कुछ अलग करना है, 95 97 की जो है वो जो क्राइटेरिया होता है उसमें जाना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी चीज़ें यूनिक, अलग सी चीज़ें अलग तरीके से करनी होगी जिससे कि आपका नंबर आ सके, ठीक है। अब यार देखो होता क्या है कि आपका जो भी पेपर है वो जैसा कि मैंने बताया कि किस प्रकार से सेट होता है, तो आपको पेपर की एक मोटा मोटी आपको पता चल गया कि किस प्रकार से वहाँ पे सेट किया जाता है। अब आपको करना क्या है, जो NCERT है, ठीक है, उसमें से आप जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है पहले आप बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में करिएगा, फिर ठीक है आपको 3 बार NCERT कम से कम करनी है, 3 बार NCERT करनी है, ठीक है। एक बार जब भी एग्जाम आने वाला रहेगा, ठीक है, मान लीजिए आपका फरवरी मार्च में आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आपका एक महीने पहले आप वो पूरी NCERT में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब यार 3 की तीनों बार आपको तो ऐसा नहीं है कि आप 3 की तीनों बार बार NCERT करते जाएंगे, नहीं। अब जो तीसरी बार आपका रिवीजन होने वाला है ना, वो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो आप केवल रिवाइज करेंगे, ठीक है। और दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार पहली बार आपको पूरा का पूरा NCERT एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। दूसरी बार क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पलर कर लीजिएगा, NCERT कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बार में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपका पहली बार में लगा था, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ऐसे कचरे में कर लेंगे, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ चलना है, ठीक है, ताकि आपको जहाँ भी काम लग जाए तो आप प्रॉपर खोल के देख सकें, हाँ भाई मैंने ये बनाया था तो अच्छा इसका ये ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। कुछ अपनी एक अलग से ट्रिक होती है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। हो सकता है किसी टीचर ने किसी और तरीके से कराया, आपने किसी और तरीके से किया है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। और आपका जो MCQ होता है, ठीक है, उसमें MCQ भी आपके पेपर में आते हैं, तो उसको भी आप ऐसा नहीं है कि यार इग्नोर करके चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी आपके बहुत मार्क्स कटते हैं। हो सकता है यार कई 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि आपसे नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको बेसिकली कोई कहने का मतलब है कि कोई भी आपको टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। और बहुत बच्चों को 90% बच्चों को इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आपको करके ही जाना है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप किस प्रकार से करेंगे, उठाइए कॉपी, उठाइए बुक, और जैसे ही आपका जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको जो भी कराया जा रहा है उसको बेसिकली आपको डेली का डेली जो भी प्रॉपर्टीज़ लिखाई जा रही हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं उस पर जो भी क्वेश्चन हैं NCERT में, आप पहले उन पर कमांड करिए, ठीक है, पूरा का पूरा 100% उस पर आप कमांड करिए, फिर इसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। आप फिर PYQs पे चलिए और फिर RD शर्मा पे, और PYQs डेफिनेटली आपको करने हैं और वो लास्ट के मंथ में आप कर लीजिएगा, या फिर आपका जैसे ही एक बार पूरा का पूरा आप NCERT खत्म कर डालेंगे फिर इसके बाद आपको PYQs करना है, ठीक है। तो यार होप करते हैं कि आपको लगभग स्ट्रैटेजी एक मिल गई होगी, आपको एक जो है दिशा मिल गई होगी कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्टाइलिंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, बाय।